आइए, आपका स्वागत है क्लासरूम में। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना इसे उद्देशिका कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसे प्रीएम्बल कहते हैं। इसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे, उससे संबंधित कुछ तथ्य जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो प्रस्तावना या उद्देशिका, इसके लिए शब्द उपयोग में लिया गया है। उद्देशिका इसलिए लिया गया है प्रस्तावना के संबंध में क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, कब किया था? 1946 में, जब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, जो तीसरी बैठक थी, तो उसे उद्देशिका कहा गया। ठीक है, उन्होंने संविधान सभा बनाने के जो उद्देश्य थे उनको प्रस्तुत किया, तो इसलिए प्रस्तावना को भी उद्देशिका कहा जाता है। और आगे चलकर हमने क्या किया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, महत्वपूर्ण शब्द थे या जो उद्देश्य थे, उनको हमने अपने देश की संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया। इसलिए प्रस्तावना के साथ साथ उद्देशिका शब्द भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब आगे ये है, एक सवाल बनता है पहला, क्या प्रस्तावना क्या होती है? तो अगर आपके प्रीलिम्स के अंदर मेंस के अंदर अगर कोई प्रश्न आ जाता है 15 से 20 शब्दों में उत्तर दीजिए प्रस्तावना, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रस्तावना संविधान का परिचय है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है या प्रस्तावना संविधान का दार्शनिक परिचय है। ठीक है, ये 15 से 20 शब्दों में आप इसको आंसर लिख सकते हैं। यानी परिचय कैसे? कोई भी हम अगर देखते हैं कि कोई शादी का कार्ड जैसे है, तो शादी का कार्ड है, तो हम उसकी बाहरी आवरण को देखकर हम पता लगा सकते हैं शादी के बारे में मोटा मोटा कि शादी किस तारीख को है, कौन सी जगह है, किसकी शादी है। तो मोटा मोटा हम उसके बारे में, उस शादी के बारे में या उस प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो उसी तरीके से प्रस्तावना को देखकर, संविधान की प्रस्तावना को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि हम संविधान में क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान की किन अवधारणाओं पर आधारित है, या संविधान की दार्शनिक विचारधारा क्या है। ठीक है, तो मुख्य आधार जो है संविधान के या संविधान के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें मोटी मोटी जानकारी मिल जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रस्तावना संविधान का दार्शनिक परिचय है। ठीक है, अब क्यों, क्या के जवाब हमने दे दिया। आगे क्यों प्रस्तावना हमने क्यों उपयोग में ली, या हमने संविधान की शुरुआत में हमने प्रस्तावना को उपयोग किया। तो हम इसका जवाब ये है, जब भी कोई कानून बनता है या एक्ट बनता है या अधिनियम बनता है, ये दुनिया भर में जो प्रचलित कानून है, तो उस कानून के शुरुआत के अंदर उस कानून को परिचय देने वाली प्रस्तावना होती है। उस कानून का शॉर्ट में या सीमित शब्दों में हमें परिचय देने वाली एक प्रस्तावना होती है, ऐसी परंपरा है। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान क्या है? संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। ठीक है, तो इसको भी शुरुआत में अंदर हम प्रस्तावना उपयोग में लेते हैं, जो कि हमें हमारे देश के जो सबसे बड़ा कानून है संविधान, उसका हमें परिचय प्रदान करती है। तो हम क्यों उपयोग में लेते हैं? क्योंकि दुनिया भर में प्रचलित परंपराओं में कानून जो होते हैं, उसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना होती है। तो हमने भी हमारे देश की जो सबसे बड़ा कानून है संविधान, उसके शुरू में हमने अपने प्रस्तावना का उपयोग किया है। ठीक है, तो दो प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया, क्या और क्यों। फिर कैसे या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। ठीक है, पृष्ठभूमि में हम देखेंगे, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना का उपयोग किया। ठीक है, और हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने ये विचार लिया। अगर प्रश्न बनता है कि हमने ये विचार कहाँ से लिया, तो हम लिखेंगे हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। तो अमेरिका से तो हमने विचार लिया है, संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमारे जो देश की संविधान की प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है या उसका जो ढांचा है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। हाँ,
अब ये अलग बात है कि जो इसकी शुरुआती शब्द जो है प्रस्तावना का, हम भारत के लोग, ये हमने अमेरिका से लिया है। बाकी जो उसकी पूरी भाषा है वो हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से, और अमेरिका से हमने ये विचार लिया। ठीक है, तो दो प्रश्न का जवाब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया संबंधित। ये किसमें पढ़ा हमने? इसकी पृष्ठभूमि में या कैसे। ठीक है, ये कहाँ से आई है, हमने ये विचार कहाँ से लिया, ये सारा। ठीक है, एक हमने इसको अभी हमने शुरू में ये भी जाना था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में 13 दिसंबर 1946 में संविधान के सम्मुख जो उद्देशिका प्रस्तुत की, ठीक है, उसके मुख्य शब्दों को या उसके मुख्य जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनको हमने अपने देश की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, उसमें हाँ ये है बात है कि उसमें आगे जाके एक बार संशोधन हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी 3 सब जोड़ेंगे। ठीक है, उसको उसका विस्तार किया गया प्रस्तावना का। ठीक है, अब महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द एक है हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना है हमारी उसकी शुरुआत हुई है कि सबसे हम भारत के लोग, फिर आगे जाके पूरी जो प्रस्तावना आती है उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं उनकी हम आगे यहाँ चर्चा करेंगे, उससे बनने वाला प्रश्न। लेकिन शुरुआत में क्या है? हम भारत के लोग। भारत के लोग, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत हुई। अब हम इससे क्या समझते हैं? हम भारत के लोग, हमने शब्द लिया अमेरिका से। ठीक है, ये शब्द जो है हमें ये बताता है कि हमारे देश की जो संप्रभुता है वो अंतिम रूप से किसमें नहीं थे? भारत के लोगों में। अगर परीक्षा में सवाल बनता है कि बताइए कि भारत की हमारे देश की जो संप्रभुता है वो किसमें नहीं थे, तो जैसे ऑप्शन होंगे संविधान सभा, संविधान, संसद या भारत के लोग। तो इसका जो सही जवाब होगा भारत के लोगों में। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक गणराज्य है और हमारे देश की जनता हमारे देश के प्रमुख को अंतिम रूप से चुनती है, जो वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो गणराज्य है तो संप्रभुता किसमें नहीं होगी? गणराज्य में, देश के लोगों में। क्योंकि अंतिम निर्णय कौन लेता है? सरकार का या राष्ट्राध्यक्ष का। वो शक्ति किसमें नहीं थे? लोगों में। ठीक है, तो हम भारत के लोग, हमें ये बताता है कि हमारे देश की जो संप्रभुता है वो हमारे देश के लोगों में नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में महत्वपूर्ण शब्द है संविधान के स्वरूप में। संविधान का स्वरूप क्या है हमारा, उसके मुख्य आधार क्या है? वो संपूर्ण संप्रभुता संपन्न। हमारा जो देश है, हमारा देश जो है वो संपूर्ण संप्रभुता संपन्न है, ये हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा देश आंतरिक या बाहरी रूप से किसी सत्ता के अधीन नहीं है और अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी ना तो कोई बाहरी सत्ता का प्रभाव है ना आंतरिक सत्ता का। हाँ, देश की सरकार होती है लेकिन वो मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। वो किस आधार पर कार्य करेगी? हमारे देश के संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करेगी। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हमारा देश आंतरिक और बाहरी रूप से किसी सत्ता के अधीन नहीं है और निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र है और हमारे देश की विधायिका को, संसद को संविधान की सीमाओं के नियंत्रण में रहते हुए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये किसका मतलब बताया हमने? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर अगला शब्द आया समाजवादी। समाजवादी शब्द सोशलिज्म शब्द जो है पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का एक विचार है या इसे मध्यम मार्ग कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का एक जो कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करता है। कौन सा शब्द? समाजवादी। ठीक है, यानी हमारा जो देश है वो एक समाजवादी देश है, एक लोक कल्याणकारी देश है और हमारे जो देश का ये समाजवादी शब्द है ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। हमारे देश का जो समाजवादी शब्द है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिया था वो वर्ग संघर्ष पर आधारित था। ठीक है, जिसमें देश के संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है और ये कठोरता के साथ ये अधिकार स्थापित किया जाता है। ठीक है, लोगों के हित के लिए। लेकिन हमारा जो विचार है वो मध्यम मार्ग पर आधारित है, गांधी जी के विचारों पर। ठीक है, तो हमारा संविधान समाजवादी शब्द का इसमें उपयोग किया गया है
और ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये हो गया समाजवादी शब्द। फिर पंथ निरपेक्ष या पंथों की, इसका शाब्दिक अर्थ है पंथों की स्वतंत्रता। ठीक है, और हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, या राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है धर्म संबंधित, वो हमारे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो इससे संबंधित विचारों को व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसके सिवा हमारी जो पंथ निरपेक्षता है, हमारे देश की जो पंथ निरपेक्षता है, वो पश्चिम की पंथ निरपेक्षता से अलग है। पश्चिम की जो पंथ निरपेक्षता है वो राज्य का धार्मिक मामलों से अलगाव करती है। राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना होता है। ठीक है, वो राज्य धार्मिक मामलों से अलग है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो ये कहता है पंथ निरपेक्ष है, राज्य का अपना धर्म नहीं है, लेकिन राज्य उसके साथ समान व्यवहार करेगा और पंथ निरपेक्षता को सुनिश्चित करेगा। ये राज्य का कर्तव्य भी है। ठीक है, फिर अगला शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य। अब दिखने में जो ये शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतंत्र या गणराज्य, दिखने में एक जैसे, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों से शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, लोगों से शक्ति प्राप्त करना। लोकतंत्र में जो शक्ति किसे प्राप्त होती है? लोगों से। ठीक है, गणराज्य का मतलब है लोगों का शासन, लोगों का शासन। लोकतंत्र और गणराज्य, दुनिया में जो बहुत सारे जो लोकतंत्र है वो गणराज्य नहीं है, लेकिन हमारा जो देश लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। ठीक है, गणराज्य में क्या होता है? जो देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें ब्रिटेन और जापान का एग्जाम्पल, वो लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है? राजतंत्र है। ठीक है, राजा होता है और वो वंशानुगत होता है, जो कि हमारे देश में शासन या राज्य शक्ति किसे प्राप्त करता है? लोगों से। ठीक है, और इसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो हमारा देश इस मामले में अद्भुत है, अलग है कि हमारा देश लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी, इसलिए इस शब्द का उपयोग हुआ लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? क्यों पढ़ा? यह संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, फिर संविधान उद्देश्य जो प्रस्तावना में प्रकट किए गए, न्याय है। ठीक है, न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब है हमारा संविधान इस अधिक न्याय संगत समाज की स्थापना करेगा। अधिक न्याय संगत समाज की स्थापना, पूर्ण न्याय संगत संविधान की समाज की स्थापना करना हम एक तरह से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम किसी भी निरपेक्ष चीज़ का या एब्सोल्यूट चीज़ का हम व्याख्या नहीं कर सकते, हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम कह नहीं सकते कि हम कौन सी स्थिति में आकर हमने एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर ली है, क्योंकि ये क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारे देश का संविधान अधिक न्याय संगत समाज की स्थापना करने का प्रयास करेगा। फिर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है जो देश के आर्थिक संसाधन है, ठीक है, देश के आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, ये कुछ निश्चित हाथों में नियंत्रित नहीं होगा, और आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हमारा संविधान सुनिश्चित करेगा। ठीक है, फिर राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है चुनने और चुने जाने की स्वतंत्रता, यानी हम वोट भी दे सकते हैं और खुद भी हम इलेक्ट हो सकते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, MP MLA के रूप में। तो ये हो गया राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता और समानता, 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है आर्टिकल 19 से 24 के बीच में। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है, और आर्टिकल
14 से 18 के बीच में समानता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, ये हम जब इसकी स्वतंत्र समानता की चर्चा करेंगे तब हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि किस आर्टिकल के बीच में स्वतंत्रता 19 to 24 और समानता 14 to 18। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राज्य ये सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति एक गरिमापूर्ण, एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और ये कब होगा संभव, जब उसे क्या मिलेंगे, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। तब व्यक्ति की क्या सुनिश्चित होगी, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन, एक गौरवपूर्ण जीवन। और जब इन सब उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर लेंगे तो जो हमारे देश का अंतिम उद्देश्य, हमारे संविधान का जो अंतिम उद्देश्य है, एकता और अखंडता, वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, जब ये चारों उद्देश्य जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इनकी जब प्राप्ति हो जाएगी तब हमारा देश किसी भी तरीके से जाति, धर्म या क्षेत्रीय आधार पर खंडित नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जाति, धर्म और क्षेत्रीय अखंडता और एकता सुनिश्चित की जा सकेगी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े, उद्देश्य, संविधान का स्वरूप, महत्वपूर्ण सब हम भारत के लोग, और उसकी हमने पृष्ठभूमि पढ़ी। अब प्रस्तावना से जो संबंधित प्रश्न हैं वो बनते हैं, अब उनके बारे में देखेंगे। तो एक प्रश्न बनता है कि क्या संविधान, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब ये संविधान बना और प्रस्तावना इसमें शामिल हुई तब से ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, तो 1960 में बेरुबाड़ी वाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1960 बेरुबाड़ी वाद, तो इसमें क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर एक वाद आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973, 24 अप्रैल 1973। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये किसमें निश्चित हुआ, केशवानंद भारती वाद 1973। ठीक है, ये कब हुआ, 1973 में। और उसके जस्ट 3 साल बाद 1976 में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, एकमात्र संशोधन हुआ, कभी प्रश्न आया तो ध्यान रखना है, सिर्फ एक बार ही प्रस्तावना संशोधन हुआ, कौन सा, 42वां, और 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए, कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, और अगर यहाँ हम चर्चा करें एक चर्चा, तो इतना महत्वपूर्ण शब्द है पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता, ये सब बाद में क्यों जोड़े गए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं तो फिर पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द इतना बाद में क्यों जोड़ा गया। ठीक है, ये आप एक बार विचार करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अपना जवाब। ठीक है, समाजवाद, समाजवाद को हमने शुरुआत में जो 1917 और के आसपास जो क्रांति हुई थी, ठीक है, रूस और चाइना में जो उस समय परिवर्तन चल रहे थे, तो उस समय एक आर्थिक विचार था और वर्ग संघर्ष पर आधारित था। तो कहीं ना कहीं हम इस बारे में शंकित थे इस शब्द के बारे में, तो हमने इनको शुरुआत में अपने संविधान में इसको हमने जगह नहीं दी, लेकिन बाद में हमने एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में, एक लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को ध्यान में रखते हमने कहीं ना कहीं इसको अपनाया। पंथ निरपेक्षता के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इतना महत्वपूर्ण शब्द हमने क्यों नहीं अपने प्रस्तावना में या हमने शामिल किया। ठीक है, एक बार विचार करें इसको, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। फिर एकता और अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता भी बाद में जोड़े गए जब हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी गई और हमारे देश में भी जो कुछ हमारे देश में की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई। कैसे, कश्मीर विवाद ये पाकिस्तान ने पैदा किया, ठीक है, और कुछ हिस्सा चीन को दिया। तो हमने इस शब्द के द्वारा सुनिश्चित किया कि बाहरी शक्तियाँ कुछ भी कोशिश करें लेकिन वो हमारी संप्रभुता और एकता और अखंडता को खंडित नहीं कर सकते। तो एक आदर्श के रूप में हमने इस शब्द को अपनी प्रस्तावना में शामिल किया। ये हमारा देश एक है और अखंड है, इससे कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये शब्द हो गया एकता और अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में क्यों जोड़ा गया, इसका आप
विचार करें और जवाब दें। ठीक है, अब अगर हम प्रस्तावना से संबंधित अगर शब्द देखें तो एक महत्वपूर्ण शब्द बनता है संविधान की, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब कई बार हम इस बारे में, एक और प्रश्न है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या है? अगर बात ये पूछे संविधान सीधे शब्दों में कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये अगर आए सामने, ठीक है, कि B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वहाँ हम कहेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उससे संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन सीधे शब्दों में पूछे तो वही कहेंगे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो ये हुआ आज हमारा प्रस्तावना संबंधित टॉपिक। इस संबंधित कोई प्रश्न हो, कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।